हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो है इतिहास जीआईसी प्रवक्ता मेंस के जो सिलेबस है, नवीनतम सिलेबस आयोग के अनुसार उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो लोग जिसका जो है 30 अगस्त को इतिहास मेंस है उसके लिए जो है बेहद फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारा भी इतिहास से मेंस है 30 तारीख को। अब देखिए इसके सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा, जो नवीनतम सिलेबस है। ठीक है, इसमें जो है पहले प्राचीन इतिहास का सिलेबस क्या क्या है। प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, पढ़ना है आपको। जिनमें स्रोत में क्या क्या होता है, पुरातत्व, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत तथा विदेशी आक्रमण, ये देखना है आप लोग को। अब पुरातत्व में जो है आप लोग, जैसे पुरातत्व में जो है सिक्के हो गए आपका। पुरातत्व में क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग, पुरातत्व में आप लोग देख लेंगे सिक्के क्या हैं, अभिलेख, स्मारक। ठीक है, ये देख लें। साहित्य में जो है, साहित्य में जो है साहित्य में जो है कुछ धार्मिक साहित्य देख लेंगे, कुछ जो है अधार्मिक साहित्य देख लेंगे। विदेशी आक्रमणों में जो है, विदेशी आक्रमणों में यूनानी आक्रमण देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है विदेशी विवरण में जो है, विदेशी विवरण में जो है यूनानी विवरण देख लेंगे। जो चीनी आए थे फायान होएंसांग, उनको देख लेंगे। और जो है और भी अन्य विवरण को देख लेंगे। उसके बाद जो है प्राचीन इतिहास में जो है इकाई फर्स्ट में क्या है, इकाई फर्स्ट में जो है प्राचीन मानव क्या है, प्राचीन इकाई फर्स्ट क्या है, प्राचीन मानव और उनके उपकरण। जैसे उनमें आप लोग ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे, कांस्य काल पढ़ेंगे और लौह काल पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, लौह काल, ये जो है इसका जो है मेंस का जो है, जो इसका विस्तृत विवरण जो है हमने अपलोड कर दिया है, देख लीजिए आप लोग मेंस के लिए। उसके बाद प्राक खा में देखिए, प्राक इतिहास में इसमें जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी विशेषताओं के बारे में सिलेबस में दिया गया है। वही विशेषताएं जैसे नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा नगर की सभ्यता, उनकी नगर योजना, उनके आवासीय भवन, उनकी नाली, जिसको स्वास्थ्य नाली व्यवस्था है, जो नालियाँ उनकी ग्रिड पद्धति के आधार पर हैं। बड़ी बड़ी नालियाँ हैं, बड़ी नालियाँ, छोटी नालियाँ हैं, छोटी नालियाँ घर की नालियाँ हैं, ये देख लीजिएगा। उसके बाद विशाल स्नानागार, चूँकि जो है इसमें जीआईसी प्रवक्ता के जो है सिलेबस में जो है 10 क्वेश्चन 50 शब्द के आने हैं, इसलिए उसमें पूछ सकता है आप लोगों से कि उनकी जो है नाली व्यवस्था का विवरण दीजिए, उनकी जो है बंदरगाह का उल्लेख कीजिए, उनकी मोहरों का उल्लेख कीजिए। इसलिए आप जो है सभी टॉपिक को जो है ध्यान देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर 50 शब्द में जो है ज़्यादा आपको जो है व्याख्यात्मक नहीं लिखना रहेगा, बल्कि जो है तथ्यात्मक विवरण देना होगा 50 शब्द वाले में। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें जो है अन्न भंडार है, चूँकि हड़प्पा सभ्यता में जो है अन्नागार के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक है, कहीं और लोथल में तो लकड़ी का अन्नागार पाया गया है, मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार पाए गए हैं, इसलिए जो है उसमें अन्नागार आपको 50 शब्द में पूछ सकता है। और घरेलू सामग्री, व्यापार वाणिज्य, चूँकि यह जो है प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी और जो है इनमें अधिशेष उत्पादन होता था, वो व्यापार वाणिज्य के लिए जो है मोहरों का प्रयोग करते थे। और उसके जो है व्यापार के लिए विभिन्न बंदरगाह, जैसे दिलमुन है, मेलुहा है, उसके बाद जो है मगन है, ओमान है, ये सब व्यापारिक बंदरगाह के रूप में। और उसके बाद लोथल का गोदीवाड़ा, जो कि बंदरगाह का जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, ये सब आप लोग उसमें देख लीजिएगा। और देखिए इसमें मोहरे देख लीजिएगा। मोहरे सेलखड़ी की बनी हैं, चौकोर वर्गाकार हैं, उन पर जो है जो विभिन्न आकृतियाँ, एक श्रृंगी वैल का आकृतियाँ, और उसके बाद कुछ ये सब आपको दर्शाना रहेगा। बंदरगाह हो गया, वृक्ष पूजा हो गया, कांसे की नर्तकी की मूर्ति आप देखेंगे जो मोहनजोदड़ो क्षेत्र से प्राप्त हुई है। ठीक है, कांसे की बनी हुई है, वो नृत्यांगना रूप में नृत्यांगना रूप में जो है मिली हुई है। कलाकृतियाँ देख लेंगे, आपको 100 विसर्जन विधि देख लेंगे। 100 की 3 विधियाँ पाई जाती हैं, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और खुले में छोड़ देना, ये देख लेंगे। अब पतन के कारण देख लेंगे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वैदिक साहित्य जानने के स्रोत क्या है। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये देख लेंगे कि ब्राह्मण क्या हैं, कैसे लिखे गए, आरण्यक कब लिखे गए, उपनिषद कब लिखे गए, धर्मशास्त्र, वेदांग, 6 वेदांग आप लोग देख लेंगे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये सब देख लेंगे आप लोग। प्रारंभिक वैदिक संस्कृत देख लेंगे। सामाजिक व्यवस्था का उदय है, वर्ण व्यवस्था देख लेंगे आप लोग, वर्ण व्यवस्था देख लेंगे। उसके बाद जो है रत्नी देख लेंगे, चूँकि शतपथ ब्राह्मण में जो है 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है।
ठीक है। इसमें जो है एक बार क्वेश्चन पूछा था प्री में, जो है इसमें 12 रत्नियों में कितनी महिलाएं थी, तो 4 महिलाएं थी। इसमें जो है आपको पालागल, दूत, मुख्य रानी, सब पट रानी का उल्लेख कर देना रहेगा। इसके संबंध में अभी आज हम लोग सिलेबस चर्चा कर लेते हैं, फिर जो है 4 पॉइंट हर पॉइंट से जो है 4 फैक्ट को हम लोग देखेंगे। बस वही आप लोग ध्यान रखिएगा, वही आप लोग लिख देंगे। अगला जो है उत्तर वैदिक काल, चूँकि जो है सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त में क्या हुआ, शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। अर्थात अब जो है उत्तर वैदिक काल में चारों वर्ण प्रचलित हो गए, यानी अब जो है वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित नहीं, जाति आधारित रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है। उसके बाद राजा सभा समिति देख लेंगे, चूँकि जो है सभा समिति का जो है उल्लेख मिलता है, सभा का जो है 8 बार, समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। और जो है अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां के रूप में उल्लिखित किया गया है। सभा समिति देख लेंगे। सभा में जो है उसके बाद सभा में सामान्य लोग, समिति विशेष लोग भाग लेते थे, कभी कभी महिलाएं भाग लेती थी। उसके बाद आप लोग यज्ञ कर्म देख लेंगे, क्योंकि वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। ठीक है। यज्ञ के माध्यम से कुछ विधि विधान किए जाते थे, जिनमें अग्नि जो है पृथ्वी और देवलोक की मध्यस्थता का कार्य करती थी। चूँकि अग्नि का महत्व ज़्यादा थी, इसलिए क्योंकि जो है ऋग्वेद में अग्नि का 200 बार उल्लेख किया जा चुका है। ये सब आप लोग मैं कह रहा हूँ हर टॉपिक से अगर 4 फैक्ट आप लोग तैयार कर लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि जब आप लोग लिखेंगे तो ज़्यादा याद रहता नहीं है। ठीक है। मेंस में ज़्यादा कुछ याद आता नहीं, 3-4 फैक्ट अगर याद आ जाए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अभी आप लोग देखे थे कि ELT मेंस जो लोग दिए हों वो लोग देखे होंगे कि 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने में समझ लीजिए हालत ख़राब हो गई थी, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में, और 3250 शब्द लिखना था। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि GIC प्रवक्ता में केवल 2500 शब्द ही लिखना है। ठीक है। ये अच्छी बात है, इसलिए आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखने का प्रयास करिए, पॉइंट टू पॉइंट तैयार करने का प्रयास करिए। अब जो है हम लोग आर्थिक व्यवस्था देखेंगे। इनकी आर्थिक व्यवस्था पणी क्या थी, पणी व्यापारी, निष्क क्या था, कृषि उद्योग क्या था। अब देखिए इकाई सेकंड में आगे प्राचीन, इसमें धार्मिक आंदोलन देखना है आप लोगों को, चूँकि जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव, ठीक है, इनके संबंध में जो है क्या हुआ कि जब उत्तर वैदिक काल के मध्य में या अंत में जो है कर्मकांड एवं धर्म का बोलबाला था। यज्ञ कर्मकांड के चलते जो है लोग जो है अपने धन का या अपने जो है जो उत्पादन करते थे उसको जो है अधिकाधिक जो है यज्ञ में लगा देते थे, कर्मकांड में लगा देते थे। तो क्या हुआ कि लोग परेशान थे, लोग इस व्यवस्था से परेशान थे। तो इसी समय जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय होता है एक आंदोलन के रूप में। ठीक है। चूँकि ये लोग मध्यम मार्गी थे और इन्होंने यज्ञ कर्मकांड इन सब का विरोध किया था। अतः स्वाभाविक है कि जो लोग इन यज्ञ कर्मकांड से परेशान थे उनका रुझान जो है वो जैन और बौद्ध की तरफ हुआ, जैन और बौद्ध धर्म की तरफ हुआ। इसलिए जो है जैन एवं बौद्ध धर्म का जो है न केवल उत्तर प्रदेश बिहार में बल्कि संपूर्ण भारत के साथ साथ जो है विश्व के अन्य देशों में जो है इसका विस्तार होता चला गया। ठीक है। ये हम लोग मेंस अभी हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, फिर जो है टॉपिक वाइज 3-3 हर टॉपिक का 4-4 फैक्ट तैयार करेंगे और वही जो है बार बार पढ़ेंगे आप लोग तो वही तैयार हो जाएगा। अगला इकाई थर्ड क्या है? इकाई थर्ड में जो है राजनीतिक इतिहास है। 600, ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 1200, ठीक है, ईसा पूर्व तक, 600 ईस्वी से जो है 1200 ईस्वी तक जो है ये पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है। इसमें जो है 600 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक जो है इसमें 16 महाजनपद पढ़ना है आपको। ठीक है। 16 महाजनपद देख लीजिए आप लोग, 16 महाजनपद, इसका वीडियो अपलोड कर देंगे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से। जो 8 गणराज्य थे वो देख लेना है आप लोगों को। मगध का उत्कर्ष, ठीक है, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, ठीक है, मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, क्योंकि गंगा घाटी का क्षेत्र था, या क्या था ना, पहला देख लेंगे आप लोग, गंगा घाटी का क्षेत्र था ये। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं पानी की उपलब्धता थी, यहाँ पर जो है लोहे की उपलब्धता थी, यहाँ पर जो है जंगली हाथी मिल जाते थे। तो ये जो है मगध जो है ये 5 पहाड़ियों से ये जो इसकी राजधानी राजगिरी गिरी हुई थी। इन सभी कारणों से जो है मगध का उत्कर्ष होता है और राजाओं की भूमिका, यानी कि हर्यंक वंशी शासक
हर्यंक वंशी शासक जो है कौन कौन थे? बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, उदयन थे। इन्होंने जो है मगध के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं साम्राज्य की स्थापना मगध की देख लेंगे। उसके बाद जो है नंद वंश देखेंगे हम लोग। ठीक है, नंद वंश देखेंगे तो नंद वंश में जो है चूँकि मौर्य क्या हुआ कि मौर्य वंश देखना ही है, तो मौर्य वंश के पहले नंद वंश था जिसकी स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने की थी। इसके जो है अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद की हत्या, घनानंद जो है वो जो है चाणक्य को अपने दरबार से भगा देता है, तो वही परिणाम स्वरूप जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जो है मिलकर नंद वंश का समूल नष्ट कर देते हैं। उसके बाद गुप्त वंश देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, गुप्त वंश देख लीजिएगा, चूँकि गुप्त वंश का कुछ जो है मेंस का टॉपिक समुद्रगुप्त जैसे उपलब्धियां हैं, गुप्तों का पता नहीं, हमने अपलोड कर दिया, देख लीजिएगा आप लोग। और अभी भी कुछ क्वेश्चन पर हम लोग वार्तालाप करेंगे। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां देख लीजिएगा। ठीक है, और अशोक के धम्म तथा अशोक के अभिलेख देख लीजिएगा। और चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक आप लोग देख लीजिएगा। जैसे समुद्रगुप्त की उपलब्धियां, हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अपलोड कर दिया। ये एलटी मेंस में पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभी एलटी मेंस में पूछा था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियां देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मगध साम्राज्य के पतन का कारण देख लीजिएगा। ठीक है, मगध साम्राज्य के पतन का कारण देख लीजिएगा। मगध साम्राज्य के पतन का कारण देख लीजिएगा। विदेशी आक्रमण देख लीजिएगा, जैसे पारसी सिकंदर का आक्रमण देखना है, हिंदेवन देखना है, शक देखना है, पहलव देखना है, कुषाण देखना है, हूण देखना है। ठीक है, इन सब के संबंध में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे आगे, लेकिन पहले सिलेबस आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि सिलेबस नहीं देखे रहेंगे तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है समझ नहीं। अब बहुत कुछ जो है, बहुत कुछ अगर आप लोग सिलेबस ध्यान से पढ़ लेते हैं और नोट कर लेते हैं, बहुत कुछ समझ जाएंगे सिलेबस के अनुसार। ज़्यादा कुछ भी आप नहीं इधर उधर करना रहेगा। अब देखिए उत्तरी भारत में जो है 500 ईस्वी से 650 ईस्वी तक देखना है। इसमें उत्तर गुप्त को देखना है, मौखरी वंश को देखना है और हर्षवर्धन को देखना है। ठीक है, उसके बाद प्रमुख स्थानीय शक्तियाँ में राजपूत युग 700 से 1200 ईस्वी तक। इसमें जो है अब देखिए राजपूतों में जो है ये आप लोग पिछला शुंग, कर्ण, सातवाहन, पुष्यभूत। अब देखिए राजपूतों में क्या, गुर्जर प्रतिहार पढ़ लीजिए, चंदेल देख लीजिए, परमार देख लीजिए, चालुक्य देख लीजिए, बादामी के चालुक्य देख लीजिए, बेंगी के चालुक्य देख लीजिए। उसके बाद पल्लव, राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, पदक्कल के चालुक्य और चोल वंश के जो राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम। ठीक है, इनकी जो है 2-3 जो है लेक्चर को हमने अपलोड कर दिया, देख लीजिए। और भी जो है जिसमें इसमें जो है स्थानीय स्वशासन और इसकी जो है कला, इसको जो है हम लोग अब वार्तालाप करेंगे, आगे अपलोड करेंगे। अब इकाई 4 में देखिए, इकाई 4 में क्या है, प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास है पूरा। ठीक है, आर्थिक इतिहास है, कृषि है, व्यापार है, वाणिज्य है, उद्योग धंधे हैं, श्रेणी व्यवस्था है, नाना देशीय क्या है, ये विदेशी है, ये विदेशी व्यापारी। सिक्का प्रणाली देखना है। इकाई 5 देखिए, ये प्राचीन समाज में जो है वर्ण व्यवस्था देखना है, जाति व्यवस्था देखना है, आश्रम, चारों आश्रमों को आप लोग देख लेना है। क्योंकि चारों आश्रमों में क्या है, गृहस्थ आश्रम है, ठीक है, वानप्रस्थ है, ठीक है, उसके बाद गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। ठीक है, ये सब आश्रम। पुरुषार्थ देख लीजिए, पुरुषार्थ में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हो गया। संस्कार देख लीजिए, 16 संस्कार हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए प्राचीन भारत की। इकाई 3 में क्या है, इकाई 3 में जो है कला एवं वास्तुकला है। क्या है, कला एवं वास्तुकला। मंदिर देख लीजिए, स्तूप देख लीजिए, मूर्ति कला देख लीजिए, चित्रकला है, हस्तकला है, पात्र कला है। ठीक है, उसके बाद अभिलेख लिपि, चट्टानी देख लीजिए। उसके बाद अब देखिए मध्यकालीन भारत में क्या देखना है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण देखना है, गजनवी नहीं पढ़ना है। मोहम्मद गोरी का आक्रमण देख लीजिएगा। खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश देख लीजिएगा, क्योंकि इनमें विशेष ही पढ़ना है। जैसे खिलजी में क्या, अलाउद्दीन खिलजी देख लीजिए। तुगलक में क्या, EMBT मोहम्मद बिन तुगलक की योजना देख लीजिए। इन सबको वीडियो को हमने अपलोड कर दिया है। और फिरोज शाह तुगलक के जो है सुधारात्मक कार्य देख लीजिए। बस इतना देखिए इसमें, और सैयद लोदी रहने दीजिए।
बाबर मुगल साम्राज्य के निर्माता के रूप में, चूंकि ये क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में जो है एलटी पूछ चुका है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हुमायूं तथा शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी को देख लीजिएगा इसमें। अब देखिए अभी तो आप लोग विस्तृत पढ़ लीजिए, ठीक है। जब 15 तारीख के बाद यानी 20 तारीख तक हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है उसके संबंध में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो आप लोग पूरा पढ़िए, चूँकि देखिए चूँकि इसमें 50 शब्द के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको व्याख्यात्मक वर्णनात्मक नहीं लिखना है बल्कि तथ्यात्मक, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी संपूर्णता के साथ तैयारी करिए, संपूर्णता के साथ अध्ययन करिए, संपूर्ण टॉपिक को जो है टच कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो है मुग़ल साम्राज्य का विस्तार, मुग़ल साम्राज्य का विस्तार अकबर से औरंगज़ेब तक देखिए, ठीक। उसके बाद मुग़लों का पतन देखिए, और ये देखिए ये जो है पतन जो है मुग़लों पतन में जो है पतन में जो है इसको हमने जो है अपलोड कर दिया है, चाहे वो मौर्यों का पतन हो, चाहे गुप्तों का पतन हो, चाहे सल्तनत पतन हो, चाहे मुग़लों का पतन हो, चूँकि सभी के जो है कुछ टॉपिक सेम होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके वीडियो में देख लीजिए, चर्चा पर चर्चा की गई है, वहाँ से आप लोग बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। पतन को एक ही टॉपिक में हमने समराइज़ कर दिया है। मुग़लों की शासन व्यवस्था देखिए, मुग़लों की शासन व्यवस्था और आर्थिक नीति जो है, इनकी आर्थिक नीति देखना है, विशेषकर जो है अकबर की आर्थिक नीति देखना है। बहमनी व विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन देखना है। शिवाजी की उपलब्धियां व मराठों का पतन देखना है, ठीक है। अभी आप लोग टॉपिक देखिए क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे अलग अलग टॉपिक पे। 3-4 केवल 4-4 फैक्ट तैयार करिए बस, क्योंकि एग्ज़ाम मेंस में याद वाद नहीं आता है। वहाँ पर 3-4 टॉपिक तक याद आ जाए तथ्य वही बहुत है, नहीं तो वो भी नहीं याद आता है। इसलिए ज़्यादा के चक्कर मत पड़िए, आप समराइज पढ़िए, ठोस पढ़िए, ठीक है, अच्छे से तैयार करिए। अगली हम लोग देखते हैं शासन व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत व मुग़लों की विशेषताएं, यानी दिल्ली सल्तनत के शासन की क्या विशेषताएं थी, यानी निरंकुश राजतंत्र था, उसके बाद केंद्रीकृत था, ठीक है। उनकी जो है न्याय व्यवस्था कैसी थी, उनका प्रशासन कैसे था, उनकी दंड नीति कैसी थी, ठीक है, उनकी बाजार नीति कैसी थी। तो इन सबको हम लोग देखना है। दिल्ली सल्तनत मुग़लों की देख लीजिएगा, अब मुग़ल कालीन कल्चर देख लीजिएगा, शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था देख लीजिएगा, ठीक है। शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था चूँकि अलग थी, क्यों, क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। 47 सरकार मतलब सरकार क्या थी, सरकार जिले को कहा जाता था सरकार, ठीक है। और भी अन्य चीज़ें जो है, अब देखिए हम लोग शेरशाह सूरी और अकबर की भूमि व्यवस्था देख लीजिएगा। उसके बाद जो है बाबर, हुमायूं, अकबर की धार्मिक नीति, इसमें देखिए आप लोग केवल अकबर की धार्मिक नीति तैयार करिए, यही इंपॉर्टेंट है। अब बाबर हुमायूं छोड़ दीजिए, देखिए अकबर की दीन इलाही पढ़ लीजिए। अकबर की दीन इलाही कब शुरू किया था, 1882 में शुरू किया था, ठीक है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की नीति पढ़ लीजिए, औरंगजेब की केवल धार्मिक नीति पढ़िए। अब मुग़लों की दक्षिणी नीति में पढ़ना है सभी को, लेकिन केवल औरंगजेब की दक्षिणी नीति बनिए, क्योंकि औरंगजेब लगभग 26 साल दक्षिण में ही रुका रहा, और यही दक्षिण में उसके लिए नासूर साबित हुआ, ठीक है। क्योंकि आगे नेपोलियन कहता है कि जिस तरह जो है औरंगजेब जो है औरंगजेब के लिए जो है दक्षिण नासूर साबित हो गया, ठीक है, उसी प्रकार जो है हमारे लिए भी पूर्वोत्तर में जो है नासूर साबित हो गया। अब मुग़ल सभ्यता व संस्कृति देखिए, शिक्षा, स्त्री शिक्षा देखिए, चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला देखिए, ये विशेष पढ़ाई, इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा, इसमें से आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग जो है इसके संबंध में विशेष तैयारी करेंगे आगे, ठीक है। चूँकि मेरा भी मेंस है, इसलिए जो है बेहतर जो है विकल्प के रूप में हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे आगे। आप लोग भी अपना सजेशन दीजिएगा कैसे और इसको विशेषीकृत किया जाए, ठीक है। आगे देखिए सैनिक व्यवस्था। अब देखिए अकबर की मनसबदारी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तैयार करिए आप लोग, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था तैयार करिए, ठीक है। इसमें इस जात क्या था, सवार क्या था, ठीक है, कितने जात पे कितने सवार होने चाहिए, कितना वेतन होगा, और इन सवारों में जो है किस जात में हिंदुओं को कौन कौन थे, सर्वाधिक जो है उनको वेतन दिया जाता था, ये हम लोग चर्चा करेंगे आगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। अब मुग़ल कालीन सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उद्योग धंधे, इसमें आप लोग आर्थिक व्यवस्था तैयार करिए। आगे अब मॉडर्न हिस्ट्री आ गया। मॉडर्न हिस्ट्री के संबंध में देखते हैं क्या क्या टॉपिक आयोग ने निर्धारित किया है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है पहले कंपनियों को आगमन शुरू करते हैं हम लोग, तो इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ना है, ठीक है।
पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ठीक, ये चार पढ़ना है, चारों पढ़ना है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। उसके बाद प्लासी का युद्ध व बक्सर का युद्ध पढ़ना रहेगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध एवं बक्सर का युद्ध, क्योंकि यही युद्ध जो है अंग्रेजों को जो है यहाँ पर भारत में स्थापित कर देते हैं। प्लासी का युद्ध जो है अस्थायी रूप से स्थापित करता है, लेकिन बक्सर का युद्ध जो है इनको राजनीतिक अधिकार भारत में दे देता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं क्लाइव। क्लाइव चूँकि 2 बार गवर्नर जनरल बनता है, तो इसके संदर्भ में जो है हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखेंगे बंगाल में दोहरी प्रणाली क्या थी। ठीक है, इसके गुण व दोष देखना है। ठीक है, बंगाल में इसके गुण व दोष देखना है। ये कब से कब तक था, ये 1765 से और 1700 जो है 72 तक जो है ये जो है बंगाल की जो है दोहरी व्यवस्था चल रही थी। इसको जो है समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने जो है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स संबंध में देखेंगे। वारेन हेस्टिंग प्रशासनिक सुधार, भूमि सुधार, न्यायिक सुधार देखेंगे। उसके बाद कार्नवालिस के प्रशासनिक सुधार देखेंगे। कार्नवालिस के बंगाल की अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस लागू किया था, 1793 में लागू किया था। आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सहायक संधि पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है, सहायक संधि में कब लागू किया था, 1798 में। कौन कौन था, यचमटी था, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। ठीक है, और भी है और चर्चा करेंगे यहाँ पर। उसके बाद मैसूर का उत्थान देखना है। हैदर अली और टीपू के संबंध में पढ़ना है, ये पढ़ लेंगे आप लोग, हैदर अली। उसके बाद इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनमें आंग्ल मैसूर युद्ध है। जो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध है वो इम्पॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है, एक कब हुआ था, 1767 में, द्वितीय 1782 में, तृतीय 1792-93 में, चतुर्थ 1799 में, जिसमें टीपू की जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स पढ़ेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स में क्या पढ़ना है, इसमें आंग्ल नेपाल युद्ध पढ़ना है और पिंडारियों का युद्ध पढ़ना है। मराठा नीति क्या थी इनकी, ये देखना है। उसके बाद विलियम बेंटिंग देखना है। 1828 से 35 तक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सती प्रथा है। ठीक है, सती प्रथा को जो है इसने 1829 में जो है नियम 17 के तहत जो है 4 दिसंबर 1829 को जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है इसने सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। ठीक है, पहले जो है कहाँ बैन लगाया था, पहले लगाया था 1829 में केवल बंगाल प्रांत में लगा था, लेकिन 1830 में जो है संपूर्ण भारत में सती प्रथा को बैन कर दिया गया। इनके सामाजिक सुधार को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ठगी प्रथा का भी अंत किया था। इनके शैक्षणिक सुधार को पढ़ेंगे। ठीक है, इनके वित्तीय सुधार को पढ़ेंगे। आगे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पढ़ेंगे, जो 1800 कब आई थी, 35 में आई थी, जिसे निस्यंदन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यानी कि शिक्षा उच्च वर्ग से छन छन कर निम्न वर्गों में जाएगी, ये चीज़ था इनका मैकाले का शिक्षा सिद्धांत। अगला रणजीत सिंह का जीवन व उनकी उपलब्धियां देख लीजिएगा। ठीक है, रणजीत सिंह ही थे जिनकी एक आंख नहीं थी। इनका एक मशहूर कथन था, क्या था कि भगवान ने मेरी एक आंख इसलिए ले ली है क्योंकि मैं अब एक आंख मेरी बची है उससे सभी लोगों को समान नज़र से देखूंगा। ठीक है, दोहरा भेदभाव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए भगवान ने अच्छा किया कि मेरी एक आंख ले ली। इनकी प्रशासन नीति पढ़ेंगे, भूमि कर नीति पढ़ेंगे। उसके बाद सैनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखते हैं हम लोग। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। ठीक है, इसका व्यक्तिगत सिद्धांत देखेंगे, यानी हड़प नीति देखेंगे। ठीक है, किनको हड़पा था ये। अवध का विलय विशेष संदर्भ में देखेंगे, कब किया था, 1856 में किया था। ठीक है, कब किया था, 1856 में किया था। आगे जो किसकी रिपोर्ट के आधार पर, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, आगे हम लोग 1857 के विद्रोह को केवल कारण पढ़ना है, परिणाम नहीं पढ़ना, देख लीजिए इसमें, क्योंकि एलटी में दोनों पढ़ना था, इसमें केवल कारण पढ़ना है। 1857 विद्रोह के कारण को जो है हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा 5-6 फैक्ट के साथ। आगे भू राजस्व व्यवस्था देखना है। भू राजस्व व्यवस्था 3 थी, कौन कौन थी, जमींदारी थी, महलवाड़ी थी और रैयतवाड़ी थी, ये देख लीजिएगा आप लोग। इसमें आप लोग पहले मैप बना लीजिएगा। ठीक है, इसकी वीडियो हम लोग बढ़िया अपलोड करेंगे, मैप बना लीजिएगा, इसमें दर्शा दीजिएगा। 51% ये दिखा दीजिएगा, महलवाड़ी दिखा दीजिएगा, यूपी पंजाब वगैरह में,
उसके बाद जो है रैयतवाड़ी वगैरह दिखा दीजिए, इसको हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अब कर्जन देख लीजिए, कर्जन, कर्जन का जो है बंगाल विभाजन देख लीजिए, ठीक है, कर्जन का जो है बंगाल विभाजन देख लीजिए। और जो है और भी टॉपिक है, लेकिन उसको जो है अभी थोड़ा अपलोड नहीं हो पाया है, ठीक है। वो जो 5-6 मिनट का टॉपिक बचा है उसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।